सो दिस इज नीट क्विककास्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। मैंने ये खुद के नोट्स प्लस एनसीईआरटी कंबाइन करके बनाया है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे इन डेप्थ समझना हो देन एनसीईआरटी में वो टॉपिक खोल कर एक बार ज़रूर से पढ़ लेना। सो लेट्स बिगिन। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि साइंटिस्ट ने इतनी ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया ताकि उन्हें स्टडी करना इजी हो जाए। एग्जैक्टली आई मीन इस प्लैनेट पर इतनी मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं कि बिना प्रॉपर ग्रुप्स के उन्हें स्टडी करना तो लिटरली इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। और जो स्टूडेंट्स नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनके लिए ये चैप्टर किसी ट्रेजर से कम नहीं है, क्योंकि अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लॉजिक समझ लिया तो पूरे बायोलॉजी का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ये रटने वाली चीज नहीं है। हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन डिकोडिंग करेंगे आज, अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन से शुरू करके व्हिटेकर के 5 किंगडम सिस्टम तक, और फाइनली उन एक्सेप्शंस की बात करेंगे जैसे वायरसेस जो किसी रूल को मानते ही नहीं। तो एकदम शुरुआत से देखते हैं। अर्ली ह्यूमंस को तो साइंस आती नहीं थी, राइट? तो उन्होंने क्लासिफिकेशन कैसे स्टार्ट किया होगा? उनका अप्रोच बहुत ही प्रैक्टिकल था, बेसिकली यूटिलिटेरियन। उन्हें सिर्फ सर्वाइव करना था, तो उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को अपने यूज के बेसिस पर डिवाइड किया, यानी फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। हाँ एग्जैक्टली वही। ये खाने के लिए है, ये घर बनाने के लिए है, पर इसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं था। तो क्लासिफिकेशन का पहला एक्चुअल साइंटिफिक अटेम्प्ट एरिस्टोटल ने किया था। अच्छा। उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज किए थे ना, मतलब जो बाहर से दिखता है। सही कहा। उन्होंने प्लांट्स को उनकी हाइट और स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। ये तो काफी सिंपल और इंट्यूटिव लगता है। और एनिमल्स के लिए उन्होंने एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया? एनिमल्स के लिए उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया चूज किया, ब्लड का कलर। वेट, ब्लड कलर? जिन एनिमल्स के पास रेड ब्लड था उन्हें एक ग्रुप में रखा, और जिनके पास रेड ब्लड नहीं था उन्हें दूसरे ग्रुप में डाल दिया। ओ वाओ, सुनने में थोड़ा फनी लगता है आज के टाइम पे, पर उस जमाने के हिसाब से ये एक बड़ा स्टेप था। फिर इसके बाद लिनियस आए थे जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। राइट। लिनियस ने चीलों को थोड़ा और फॉर्मलाइज किया और सारी लिविंग वर्ल्ड को स्ट्रिक्टली 2 किंगडम्स में बांट दिया, प्लांटे और एनिमेलिया। इसको ना हम एक एनालॉजी से विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे मान लो एक स्टूडेंट की बहुत मेसी स्टडी टेबल है और उसने डिसाइड किया कि सब कुछ सिर्फ 2 बॉक्सेस में डालेगा। ओके, इंटरेस्टिंग। कैसे बॉक्सेस? एक बॉक्स पर लिखा है बुक्स और दूसरे पर स्टेशनरी। सुनने में बहुत सॉर्टेड लगता है कि बुक्स एक तरफ और पेन पेंसिल एक तरफ, पर तभी उसे एक स्मार्ट टैबलेट मिल जाता है टेबल पर। अब प्रॉब्लम आएगी। वही ना, टैबलेट स्क्रीन है तो स्टेशनरी नहीं है, पर उसमें सारी किताबें हैं तो प्रॉपर बुक भी नहीं है। विनेयस के 2 किंगडम सिस्टम के साथ भी लिटरली यही प्रॉब्लम हुई थी। अगर सिस्टम इतना सिंपल था तो ग्लेयरिंग इनएडिक्वेसीज क्या थी इसमें? देखो, लिनियस का रूल बहुत रिजिड था। अगर सेल वॉल है तो सीधा प्लांटे में जाओ, अगर सेल वॉल नहीं है तो एनिमेलिया में। बस इतना ही? हाँ, बस सेल वॉल की प्रेजेंस या एब्सेंस, इस एक रूल की वजह से ऑर्गेनिजम्स कंप्लीटली मिक्सअप हो गए। जैसे उन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को एक ही ग्रुप में डाल दिया। मतलब जिन सेल्स में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है उन्हें उनके साथ रख दिया जिनके पास न्यूक्लियस था ही नहीं। ये तो बहुत बेसिक डिफरेंस है। बिल्कुल। और सिर्फ वही नहीं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी सेम ग्रुप में डाल दिया। जैसे क्लमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर है और स्पायरोजेरा जो मल्टीसेलुलर एल्गे हैं, दोनों प्लांटे में बैठे थे। और सबसे बड़ी आयरॉनिकल बात ये थी ना कि फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्जी जो अपना खाना खुद बनाती है और नॉन फोटोसिंथेटिक फंगस, दोनों को प्लांटे में साथ रख दिया। एग्जैक्टली, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों के पास सेल वॉल थी। जबकि हमें पता है फंगाई अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो ये बेसिकली एक फेल्ड सिस्टम था जिसमें स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को टोटली इग्नोर कर दिया गया। अमोबा और पैराम्यूशियम को एनिमेलिया में डाल दिया क्योंकि उनमें सेल वॉल वही थी। यही वजह थी कि साइंटिस्ट को रियलाइज हुआ कि हमें कुछ बेटर चाहिए, एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत थी। और ये शिफ्ट लाया R.H. व्हिटेकर ने 1969 में। उन्होंने प्रपोज किया द फेमस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। द 5 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। तो इन 5 ग्रुप्स को बनाने के क्राइटेरिया क्या थे? 5 मेन क्राइटेरिया थे इनके। पहला, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, यानी प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। दूसरा, थैलस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी स्ट्रक्चर। तीसरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा, रिप्रोडक्शन। और 5वां था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स।
एक सेकंड, यहाँ पे ना बहुत सारे नीट 2026 एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को थोड़ा सिंपली एक्सप्लेन करेंगे? हाँ श्योर। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स का सिंपल सा मतलब है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ट्रेस करना। यानी ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर्स कौन थे? एग्जैक्टली ये बेसिकली एक फैमिली ट्री बनाने जैसा है। अगर दो ऑर्गेनिजम्स एक ही कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं तो उन्हें एक साथ ग्रुप करना ज़्यादा लॉजिकल है। विटेकर पहले थे जिन्होंने एवोल्यूशन को क्लासिफिकेशन का कोर बेसिस बनाया। ये तो बहुत स्मार्ट अप्रोच है। तो चलो इस एवोल्यूशनरी ट्री की एकदम बॉटम ब्रांच से शुरू करते हैं, किंगडम मोनेरा। ये किंगडम कंप्लीटली उन ऑर्गेनिजम्स का है जो प्रोकैरियोटिक है ना? हाँ, किंगडम मोनेरा एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोट्स का घर है और इसके सोल मेंबर्स हैं बैक्टीरिया। एनसीईआरटी कहती है कि बैक्टीरिया नेचर में सबसे अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। मतलब लिटरली हर जगह होते हैं। हम एक मुट्ठी सॉइल उठाएं तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे और इन्हें इनके शेप के बेसिस पर 4 मेन टाइप्स में बांटा जाता है। राइट। स्फेरिकल वाले होते हैं कॉकस, रॉड शेप वाले बैसिलस, कॉमर शेप वाले विब्रियम और स्पाइरल शेप वालों को स्पाइरलम बोलते हैं। बट इनकी शेप तो बस एक बेसिक डिटेल है। असली ट्विस्ट तो इनके ग्रुप्स में आता है, जैसे आर्काई बैक्टीरिया। मुझे लगता है ये नेचर के सबसे अल्टीमेट एक्सट्रीम सर्वाइवर्स हैं। बिल्कुल, आर्काई बैक्टीरिया ऐसी हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर लेते हैं जहां नॉर्मल लाइफ इंस्टेंटली खत्म हो जाए, बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग्स हो या बहुत ज्यादा सॉल्टी लेक्स। तो ऐसा क्या स्पेशल है इनके पास? नॉर्मल बैक्टीरिया मर जाते हैं, पर ये कैसे बच जाते हैं एक्सट्रीम हीट में? इनका सीक्रेट वेपन इनकी सेल वॉल है। आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल का स्ट्रक्चर नॉर्मल बैक्टीरिया से कंप्लीटली अलग होता है। इनमें ब्रांच्ड लिपिड चेन्स होती हैं जो इनको एक प्रोटेक्टिव शील्ड देती हैं एक्सट्रीम हीट या सॉल्ट के अगेंस्ट। इसलिए जो सॉल्टी एरियाज में होते हैं उन्हें हैलोफाइल्स कहते हैं और हॉट स्प्रिंग्स वालों को थर्मोएसिडोफिल्स। और एक बहुत कॉमन टाइप भी तो है ना जो मार्शी एरियाज में मिलता है, मीथेनोजेंस। हाँ, मीथेनोजेंस। और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल रोल है। जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं ना, जैसे काउज और बफलोज, उनके गट में ये मीथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब जब हम काऊ डंग से बायोगैस बनाते हैं जिसमें मेनली मीथेन होती है, वो एक्चुअली इन्हीं आर्कियोबैक्टीरिया का काम है। एग्जैक्टली ये एक छोटा सा इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे गांव में एनर्जी प्रोडक्शन का मेन सोर्स बन जाता है ना? फैसिनेटिंग बहुत। उसके बाद फिर आते हैं यू बैक्टीरिया, जिन्हें ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है और मूव करने के लिए फ्लैजिलम होता है। इसी ग्रुप में सियानो बैक्टीरिया आते हैं ना, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। हाँ, और ये एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा लीप था। सियानोबैक्टीरिया के पास प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए होता है। इन्होंने अर्थ पर अर्ली टाइम्स में फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था। और एनसीईआरटी में इनके बारे में एक स्पेसिफिक डिटेल है, कुछ स्ट्रक्चर्स जिनका नाम हेट्रोसिस्ट्स है। ये नॉस्टॉक और एनाबीना में मिलते हैं। ये क्या करते हैं एग्जैक्टली? देखो, सियानोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जो इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन नाइट्रोजन फिक्स करने वाला एंजाइम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो तो खुद फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बना रहे हैं। वही तो प्रॉब्लम थी। तो इस ऑक्सीजन से बचने के लिए इन बैक्टीरिया ने कुछ थिक वॉल्ड स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाए जिन्हें हेट्रोसिस्ट्स कहते हैं। इन सेल्स के अंदर ऑक्सीजन एंटर नहीं कर सकती। तो बेसिकली उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर एक ऑक्सीजन फ्री फैक्ट्री बना ली ताकि वहां आराम से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। नेचर इज ट्रूली जीनियस। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? वो सनलाइट का यूज नहीं करते। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं और उस प्रोसेस से निकली एनर्जी से अपना एटीपी बनाते हैं। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग जैसे नाइट्रोजन, आयरन, सल्फर में इनका बड़ा रोल है। गॉट इट। और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया तो डीकंपोजर्स होते हैं, मिल्क से कर्ड बनाना, लैक्टोबैसिलस की हेल्प से, या फिर एंटीबायोटिक्स बनाना। पर कुछ पैथोजेंस भी होते हैं जो कॉलेरा, टाइफॉइड या टेटनस कॉज करते हैं। राइट। और एक आखिरी मोनेरा का एक्सेप्शन जो तुमने इंट्रो में भी मेंशन किया था, माइकोप्लाज्मा। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं और इनमें सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होती है। प्लस ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर लेते हैं। टोटली बिजार ऑर्गेनिजम्स। खैर, मोनेरा का एक क्लियर पिक्चर बन गया है। अब नेचर ने थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेप लिया और सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स बनाए। वेलकम टू किंगडम प्रोटिस्टा।
मैं इसे नेचर की एवोल्यूशनरी लेबोरेटरी बुलाती हूँ, जहाँ सब मिक्स्ड बैग है। ये परफेक्टली डिस्क्राइब्ड है। प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज बिल्कुल डिफाइंड नहीं है। इसमें आपको प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंगी लाइक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इस लैब का था क्राइजोफाइट्स। इसमें डायटम्स और गोल्डन एल्गी यानी डेस्मिड्स आते हैं। डायटम्स की बॉडी तो किसी मिस्ट्री बॉक्स जैसी होती है ना। उनकी सेल वॉल सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे पर ओवरलैप करती है और इनमें सिलिका होता है। हाँ, सिलिका बेसिकली ग्लास का मटेरियल है, तो इनकी सेल वॉल्स प्रैक्टिकली इंडिस्ट्रक्टिबल हो जाती हैं। जब ये मरते हैं तो ओशन फ्लोर पर सालों तक इनकी सिलिका वॉल्स जमा होती रहती हैं और डायटमेशियस अर्थ बनाती हैं। और क्योंकि ये मिट्टी थोड़ी ग्रिटी होती है, इसको पॉलिशिंग और ऑयल्स के फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं। नीट वालों को ये याद रखना चाहिए कि डायटम्स ओशंस के चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। बिल्कुल। डायटम्स के बाद आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये मोस्टली मरीन होते हैं और इनकी सरफेस पर स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स होती हैं। इनका एक फिनोमिनन है जिससे अक्सर सवाल आते हैं, रेड टाइड्स। हाँ, वही जो पूरे समुद्र को लाल कर देता है। हाँ, वो गोनियोलैक्स नाम का डाइनोफ्लैजिलेट करता है ना। वो रैपिडली मल्टीप्लाई करके इतने टॉक्सिन्स रिलीज करता है कि फिशेस मर जाती हैं। बिहेवियर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। इनमें सेल वॉल तो नहीं होती, उसकी जगह एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे पेलिकल कहते हैं, जो इनकी बॉडी को काफी फ्लेक्सिबल बनाती है। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो एकदम साइफाई है, मिक्सोट्रॉफिक। मतलब दिन में सनलाइट है तो नॉर्मल प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करेंगे, पर जैसे ही रात होगी या अंधेरा होगा, ये प्रेडेटर्स बन जाते हैं और छोटे ऑर्गेनिजम्स को हंट करते हैं। इट्स लाइक हैविंग अ ड्यूअल आइडेंटिटी। यूग्लिना इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। फिर आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। ये फंगाई की तरह बिहेव करते हैं, डेड और डीकेइंग मैटर को खाकर जिंदा रहते हैं। राइट, जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो ये स्लाइम मोल्ड्स जमा होकर एक मूविंग शीट बनाते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। पर जब कंडीशंस बुरी होती हैं तो ये डिफरेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिनके ऊपर स्पोर्स होते हैं। और इन स्पोर्स पर ट्रू वॉल्स होती हैं, जिनकी वजह से ये सालों तक एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिंदा रह जाते हैं। प्रोटिस्टा का फाइनल ग्रुप है प्रोटोजोन्स, जो कंप्लीटली हेटेरोट्रोफिक होते हैं। इनके 4 मेन टाइप्स हैं इनकी मूवमेंट के बेसिस पर। हाँ, पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ये अमीबा की तरह स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट निकालकर मूव करते हैं। दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। इनमें फ्लैजिला होता है। इसका फेमस एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा है, जो स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी करता है। तो यस, वो नीट में काफी बार पूछा गया है। तीसरा टाइप है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, जैसे पैरामीजियम। इनकी बॉडी पर हजारों सिलियां होते हैं जो बोट की पतवार की तरह एक साथ मूव करते हैं और खाना इनके गलेट या कैविटी में डायरेक्ट कर देते हैं। और चौथा और सबसे नोटोरियस ग्रुप स्पोरोजोन्स। इनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज आती है। इसमें सबसे खतरनाक एग्जाम्पल है प्लास्मोडियम, जो मलेरिया कॉज करता है। तो सिंगल सेल्ड लाइफ का ये चैप्टर यहीं एंड होता है। अब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होते हैं, किंगडम फंगाई। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्लांट्स और फंगाई बाहर से सेम लग सकते हैं, सॉइल में फिक्स्ड, पर फंगाई फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ये ग्रेट डीकंपोजर्स हैं। राइट, फंगाई हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पर अपने एंजाइम सिक्रीट करके उसको अब्जॉर्ब करते हैं। फंगाई हर जगह मिलते हैं, पर इन्हें वार्म और ह्यूमिड जगह पसंद होती हैं। इनकी बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स से बनी होती है, जिन्हें हाइफे कहते हैं, और इस पूरे हाइफे के जाल या नेटवर्क को माइसीलियम बुलाते हैं। राइट, बिल्कुल सही। और इनकी सेल वॉल काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। फंगाई में बस एक यूनिसेलुलर एक्सेप्शन है, यीस्ट, जो बेकिंग में काम आता है। अब यहाँ एक पॉइंट है जहाँ नीट एग्जाम में प्रैक्टिकली हर साल सवाल आने के चांसेस होते हैं, डाइकैरियन स्टेज। यस, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। डाइकैरियन स्टेज को अगर हम आसान शब्दों में कहें तो जब 2 हैप्लॉइड फंगाई सेल्स फ्यूज होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो जनरली न्यूक्लियाई को तुरंत फ्यूज होकर डिप्लॉइड या 2n बन जाना चाहिए। नॉर्मल लॉजिक तो यही कहता है। पर एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स में फ्यूजन डिले हो जाता है। इसे एक रूममेट एनालॉजी से समझ सकते हैं। मान लो 2 लोग एक नया फ्लैट रेंट करते हैं। उन्होंने फ्लैट शेयर कर लिया है, यानी सेल फ्यूज हो गया है। ओके। पर उन्होंने अभी तक अपने रूम्स अलग रखे हैं, अपनी पहचान अलग रखी है। यानी दोनों न्यूक्लियाई एक ही सेल में आराम से बैठे हैं, पर फ्यूज नहीं हुए हैं। इस n+n वाली स्टेट को डिकैरियोफेज कहते हैं।
क्या परफेक्ट एनालॉजी है। कुछ टाइम तक ये दोनों न्यूक्लियाई आराम से साथ रहते हैं और फिर एंड में जाके फ्यूज हो जाते हैं डिप्लॉयड सेल बनाने के लिए। अब हम इनकी 4 क्लासेस जल्दी से देख लेते हैं। पहली क्लास, फाइकोमाइसीट्स। ये एक्वाटिक हैबिटेट्स और डैम्प प्लेसेस में मिलते हैं। इनका माइसीलियम एसेप्टेट और कोएनोसाइटिक होता है, मतलब उन थ्रेड्स में कोई पार्टीशंस नहीं होते, सिर्फ एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई तैर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। राइजोपस, जिसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं, और अल्ब्यूगो, जो मस्टर्ड पे पैरासिटिक है, वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी क्लास है एस्कोमाइसीट्स यानी सैक फंगी। इसमें मल्टीसेल्यूलर पेनिसिलियम भी आता है और यूनिसेल्यूलर यीस्ट भी। इनका माइसीलियम सेप्टेट होता है यानी क्रॉस वॉल्स होते हैं। इनके एसेक्सुअल स्पोर्स को कोनिडिया कहते हैं, जो बाहर एक्सोजेनसली बनते हैं, और सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स कहते हैं, जो अंदर सैक लाइक एशी में बनते हैं। सही कहा। इस क्लास में न्यूरोस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में बहुत यूज किया जाता है। तीसरा ग्रुप है बेसिडियोमाइसीट्स। इन्हें क्लब फंगाई भी कहते हैं। इसमें हमारे कॉमन मशरूम्स, पफ बॉल्स आते हैं। इनमें जनरली सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, पर प्लाज्मोगेमी होती है बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव सेल्स। उसके बाद वही डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनता है जिससे आगे बसीडियम बनता है। अगैरिकस यानी मशरूम इसका मेन एग्जाम्पल है, और पुक्सीनिया जो रस्ट बीमारी करता है। और चौथी आखिरी क्लास है ड्यूटेरोमाइसीट्स। इसको तुमने बहुत प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया था इम्परफेक्ट फंजाई कहकर। हाँ, ये एक ऐसी मिस्ट्री बुक जैसी है जिसका आखिरी चैप्टर मिसिंग है। हमें सिर्फ इनका एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज ही दिखता है। सेक्सुअल फेज अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। और जिस दिन इनका सेक्सुअल फेज डिस्कवर हो जाता है, साइंटिस्ट तुरंत इनको मोस्टली एस्कोमाइसीट्स या बसिडियोमाइसीट्स में परमानेंटली मूव कर देते हैं। ऑल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा इनके क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं। ये मेनली लिटर को डीकंपोज करने का काम करते हैं। तो अब आते हैं विटेकर के आखिरी 2 किंगडम्स पर, प्लांटे और एनिमेलिया। इन्हें हम यहाँ बहुत ब्रीफ में टच करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में इनके अलग से डिटेल्ड चैप्टर्स हैं। प्लांटे में मोस्टली सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनकी सेल वॉल सेल्यूलोसिक होती है। और इनमें एक प्रोसेस होता है जिसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कहते हैं, यानी लाइफ साइकिल में एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइट और एक हैप्लॉयड गैमीडोफाइट फेज ऑल्टरनेट करती हैं। दूसरी तरफ एनिमेलिया किंगडम में हेट्रोट्रॉफिक मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स आते हैं, जिनके पास सेल वॉल नहीं होती और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, यानी फूड को डायरेक्टली निगलकर अंदर डाइजेस्ट करना। तो बस सारे बॉक्सेस चेक हो गए। विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम बहुत क्लियरली सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। मोस्टली सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। मोस्टली। ओहो, मतलब कोई कैच है? अगर ये सिस्टम इतना कंप्लीट था तो मुझे ये बताइए कि जो कॉमन कोल्ड या फ्लू कॉज करने वाले वायरसेस हैं वो इन 5 बॉक्सेस में से कहाँ आते हैं? वो किसी भी बॉक्स में नहीं आते। यही क्लासिफिकेशन सिस्टम की बाउंड्री है। विटेकर का पूरा सिस्टम सेल स्ट्रक्चर पर बेस्ड था। उन्होंने माना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, पर वायरसेस एसेल्यूलर होते हैं। एसेल्यूलर मतलब उनके पास वो मशीनरी ही नहीं है जो एक सेल को जिंदा बनाती है। अगर एक वायरस बॉडी के बाहर किसी सरफेस पर पड़ा है तो वो बिल्कुल एक नॉन लिविंग इनर्ट क्रिस्टल की तरह होता है, एक लाइफलेस नमक के दाने जैसा। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये एक होस्ट सेल के अंदर घुसते हैं। अंदर जाते ही ये एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। होस्ट सेल की मशीनरी को पूरी तरह हाईजैक कर लेते हैं और अपनी हजारों कॉपीज बनाकर नॉर्मली होस्ट सेल को मार देते हैं। वायरस वर्ड का मतलब ही एक्चुअली वेनम या पॉइजनस फ्लूइड होता है। इसको डिस्कवर करना किसी थ्रिलर से कम नहीं था। डीजे आइवानोव्स्की ने 1892 में टोबैको प्लांट्स में पहली बार इन माइक्रोब्स को देखा और नोटिस किया कि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स से भी पार हो जाते थे, मतलब बैक्टीरिया से भी छोटे थे। हाँ, और 1898 में M.W. बेजरिंग ने इन्फेक्टेड प्लांट के एक्सट्रैक्ट को नाम दिया कंटेजियम विवम फ्लूइडम, यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। और फिर आए W.M. स्टैनली, जिन्होंने 1935 में प्रूव किया कि इन वायरसेस को एक्चुअली क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और ये क्रिस्टल्स मोस्टली प्रोटीन्स के होते हैं। तो एक वायरस बेसिकली एक न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है जो RNA या DNA कुछ भी हो सकता है, पर दोनों एक साथ नहीं। और इस जेनेटिक मटेरियल को बचाने के लिए एक प्रोटीन कोट होता है
जिसको कैप्सिड बोलते हैं। जो छोटे छोटे यूनिट से बनता है जिन्हें कैप्सोमियर्स कहते हैं। बैक्टीरियोफेज यानी जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले होते हैं। मम्स, इन्फ्लुएंजा, हर्पीज सब इन्हीं की देन है। तो सबसे छोटे इन्फेक्शियस एजेंट्स वायरसेस हुए ना? नहीं, 1971 में डीनर ने कुछ और ढूंढ निकाला। उन्होंने विरोइड्स डिस्कवर किए। ये वायरसेस से भी छोटे होते हैं। इनके पास वो कैप्सिड वाला प्रोटीन कोट होता ही नहीं है। ये सिर्फ एक नंगा आरएनए स्ट्रैंड होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत लो होता है। ये बहुत वाइल्ड है। एक फ्री आरएनए स्ट्रैंड अकेले बीमारी कॉज कर रहा है, जैसे इन पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और मॉडर्न साइंस ने तो प्रायॉन्स भी ढूंढ लिए हैं। ये वायरॉइड से भी अजीब है। प्रायॉन्स में तो जेनेटिक मटेरियल होता ही नहीं है। ये सिर्फ एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं। इनका साइज वायरस के बराबर होता है। ये कैटल में मैड काउ डिजीज यानी बीएससी और ह्यूमंस में सीजेडी जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां फैलाते हैं। एक्सेप्शंस की दुनिया ही अलग है। और इन सब में एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सेप्शन भी है, लाइकेंस। ये ना तो प्लांट्स हैं ना फंगाई। ये एक्चुअली दो ऑर्गेनिजम्स का एक इंटिमेट सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, एक एल्गे और एक फंगस। राइट। एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं, जो खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस करके। और फंगल पार्टनर को माइकोबायोन्ट कहते हैं, जो शेल्टर और पानी ला कर देता है। ये दोनों एक साथ ऐसे रहते हैं कि कोई बता ही नहीं सकता ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। और लाइकेंस के एक सुपर पावर भी है। ये पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। जिस एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन ज्यादा होता है, वहां ये लाइकेंस बिल्कुल ग्रो नहीं करते। इन्हें क्लीन हवा चाहिए। तो एरिस्टोटल से स्टार्ट करके विटेकर की कॉम्प्लेक्सिटीज तक और इन अजीब एक्सेप्शंस को समझने के बाद आई थिंक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक काफी सॉलिड लॉजिक बिल्ड हो गया होगा सबका। टोटली। और नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए यही सीक्रेट है, इन पैटर्न्स को लॉजिकली कनेक्ट करना। फिर रटने की कोई जरूरत नहीं बचेगी। पर एपिसोड खत्म करने से पहले मुझे इस वायरस वाले पॉइंट पर वापस जाना है। ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाला कॉन्सेप्ट है। कौन सा? वो इनर्ट क्रिस्टल वाला? हाँ, अगर वायरस होस्ट सेल के बाहर लिटरली एक नॉन लिविंग केमिकल क्रिस्टल है और सेल के अंदर जाते ही मल्टीप्लाई करके लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा बिहेव करने लगता है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, आपके हिसाब से वो कौन सी एक एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर लाइन है जो प्योर केमिस्ट्री और एक लिविंग बायोलॉजी को अलग करती है? ये लिटरली बायोलॉजी का सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल और मॉलिक्यूलर पजल है। ऐसा क्या एनवायरनमेंट मिला उसे अंदर कि वो लाइफलेस प्रोटीन एकदम से मशीन की तरह एक्टिव हो गया? यही तो बायोलॉजी का चार्म है। मैं चाहती हूँ कि जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हमें सुन रहे हैं वो इस पजल के बारे में सोचें और कमेंट सेक्शन में अपने लॉजिकल डिडक्शंस हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट्स को रियल डेप्थ देते हैं। तो बस आज का डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। अपनी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाते रहिए, रटने के बजाय समझने पे फोकस करिए और अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेज की तरफ ऐसे ही सॉलिड स्टेप्स लेते रहिए। कीप क्वेश्चनिंग।